बताने जा रहा हूँ। तो वो आज आज का फाइनेंस का बहुत इम्पोर्टेंट कुछ सूत्र, सिर्फ सूत्र दूंगा। इस सूत्र को ही आप लोग थोड़ा सा ये करते रहिए। सबसे पहले सूत्र जो देंगे, सबसे पहला जो सूत्र देंगे वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या क्या हो सकता है। नंबर एक, बोला जाता है कि मून की स्ट्रेंथ, उसकी पोजीशन, और वो मून जो है किस तरह का एस्पेक्ट उसको मिलता है। इसके अलावा मून जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कैसे मून पे किसी प्लेनेट का क्या कौन सा एस्पेक्ट मिलता है, इसको देख के वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसके फाइनेंस और फॉर्चून को बताते हैं। रूल नंबर वन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं आज तीनों को बताऊंगा, वेस्टर्न, अपना हिंदू सिस्टम, उसके बाद मैं केपी का प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि केपी प्रैक्टिकली किस तरह से इन सूत्रों को माने रिलेट करता है या डिनाई करता है। नंबर टू, फिर से बता देता हूं सूत्र नंबर वन। किसी भी मेल का जो फॉर्चून है या उसके फाइनेंस है, वो कैसे जांच होगा। एक नंबर क्या होगा, माने एक नंबर फॉर्मूला का ए बी सी समझ लो। ए, स्ट्रेंथ ऑफ मून, मून की कितनी मून कितना खुद में ताकतवर है। दूसरा, इसके पोजीशन के ऊपर, अगर मून मान लो एक्साल्टेड है या कुछ है या इस तरह का, तो फिर वहां पे उसके पोजीशन बढ़ जाता है। मैं ये खाली चीजों को बता रहा हूँ कि केपी और अदर्स में क्या डिफरेंसेस है, इस चीजों को समझाने के लिए। मून किसका एस्पेक्ट पा रहा है, और बार्थ के तुरंत बाद, ये मेल जातक के लिए बता रहा हूं, बार्थ के तुरंत बाद माने उसका जो मून एस्पेक्ट पा रहा है इमीडिएटली, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। लेकिन लेडीज के लिए ये होगा मून के जगह सन का। चलिए रिमाइंड करने के लिए थैंक यू। ये एक्चुअली मेल के लिए मून माना जाएगा, फीमेल के लिए सन का देखा जाएगा, सेम एज मून। नंबर टू, अगर कौन कौन सी माने देखना यह है कि कौन सा प्लैनेट 2 और 10 में बैठा है या उसका ओनर है। 3 नंबर, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सन और मून की क्या उसके माने इन बिटवीन कोई एस्पेक्ट है, गुड एस्पेक्ट या हारमोनियस एस्पेक्ट। गुड एस्पेक्ट या हारमोनियस एस्पेक्ट अगर है तो उसको हम मानेंगे। 3 नंबर का सेकेंड रूल ये होगा कि जुपिटर और वेनस
क्या ये किसी भी तरह से लग्न या 11th के साथ इसका कोई रिलेट है, कोई रिलेशन है? या क्या सेकेंड कास्ट का कोई भी प्लैनेट वो किसी तरह का कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट पा रहा है या नहीं? जैसे अपने फेवरेबल जितने भी जैसे 2, 6, 10, 11 हमारा फेवरेबल है फॉर द मनी मटेरियल अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। क्या इसमें किसी तरह का कोई फेवरेबल मतलब एस्पेक्ट है, कोई अच्छा बेनिफिक माने प्लैनेट्स का? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये वेस्टर्न का ये थीसिस, ये जो चीज है, ये अपना कृष्णमूर्ति सिस्टम में मिलता है। मैं आज आप लोगों को ना बहुत एडवांस लेवल की स्टडी दे रहा हूँ, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू, वेस्टर्न एंड केस कृष्णमूर्ति जी की पद्धति के बीच। कारण आज कृष्णमूर्ति जी के जन्मदिन है, और मुझे लगा कि कृष्णमूर्ति जी की स्टडी लेवल क्या था ये बताना आज आज के दिन में एटलीस्ट आवश्यक है। और चूंकि हमारा अभी चल रहा है सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस मतलब होता है पैसा, फिनांस, इस तरह का चीजें। तो कम से कम ऐसा हो कि आप लोग ये गुरु जी के जन्मदिन पे ये समझे, यूं ऐसा समझ लीजिए कि उनके जो ओहदा है वो, हम लोग क्यों उनको कृष्ण के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि कृष्ण जैसे गीता में ज्ञान अपना दे दिए थे अर्जुन को, वैसे ही उन्होंने ये समाज को अर्जुन माना, और अर्जुन मान के उन्होंने अपना ज्ञान दिया गीता का, जिसको हम लोग रीडर्स बोलते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति का रीडर्स है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 1 नवंबर, आज उनका जन्मदिन है, 1908 में। छोड़िए, बातों को आगे नहीं बढ़ाते, आगे हम खाली सूत्र पे जाए। अगर सूत्र नंबर 4, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एसेंडेंट को अगर किसी तरीके से एविल एस्पेक्ट उसके बीचों बीच माने बीच मध्य स्थान में मिले, तो ये डिफिकल्टीज को दिखाता है। कौन कौन सा? जैसे इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज है, या पेट्रिमोनी का माने जो प्रॉपर्टीज है, पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, इन चीजों में दिक्कत करता है एविल एस्पेक्ट की वजह से। सूत्र नंबर 5, अगर कोई एक बेनिफिक वाला कोई माने नेचुरल बेनिफिक वाला कोई अगर ग्रह, जैसे जुपिटर हुआ, शुक्र हुआ, इस तरह का कोई ग्रह अगर हाउस 1, 4, 7 और 10 में रहे, और कोई भी एविल प्लैनेट, कोई भी क्रूर ग्रह हो या खल ग्रह हो, जैसे राहु केतु
वगैरह जो हमारे हिंदू शास्त्र में भी बोला जाता है। तो इस तरह का कोई भी ग्रह अगर 3, 6 या 12 में है, और अगर इसमें से कोई एफ्लिक्टेड ना हो, उसके लाइफ में इतना अथाह पैसा आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप लोग जब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, जब सीख लेंगे, तो इस तरह का कुंडली देखिएगा। मेरे पास ऐसा कुंडली बहुत है, एग्जाम्पल के लिए, और मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। अ, हमारे अजय जी का कुंडली भी वैसा ही है कुछ, क्योंकि उनका कुंडली मैं देखा हूँ, और वो प्लीजेंट और प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं। इन द कौन सा मामला में? इन द फाइनेंस, मामला ऑफ फाइनेंस है, दूसरा चीज में नहीं बोलूंगा। नंबर 6, अपने पास क्या होता है ना, ये जूडियक में मैंने जैसे आप लोगों को क्लास में पहले भी बोला है कि दो तरह का प्लैनेट्स होते हैं। एक इनर, आउटर, और एक और भी मैंने आपको बताया था। मतलब पृथ्वी से नीचे वाला जितना भी चलने वाला ग्रह है, उनको बुलाता है इनर। और मार्स के ऊपर जितना भी है, मार्स, जुपिटर, सेटर्न वगैरह वगैरह, जितना ये ग्रह है, उनको बोला जाता है आउटर। उनका ताकत बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से मैंने आपको एक और चीज बोला था कि यहाँ पे दो तरह का और भी प्लैनेट्स होते हैं। एक स्लो मूविंग और एक फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग जैसे अ, आपका मून, सन। स्लो मूविंग मतलब आउटर प्लैनेट। कौन कौन सा? जैसे जुपिटर, सेटर्न। सेटर्न एक राशि को निकालने के लिए बहुत समय लगाता है, अढ़ाई अढ़ाई साल लगाता है, 2.5 ईयर, 2 साल 6 महीना। तो ये सब स्लो मूविंग प्लैनेट। ये स्लो मूविंग प्लैनेट अगर कोई फेवरेल एस्पेक्ट के बीच में आ जाए, और जैसे लुमिनारिस प्लैनेट्स मतलब सन, मून वगैरह वगैरह, यही दो ही है, वगैरह वगैरह नहीं। और इनके ये अपने आप की पोजीशन में, इनके स्ट्रेंथ में अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और एक अच्छे ग्रह की हार्मोनियस एस्पेक्ट इनको मिल जाए, तो ये ना पूरा लाइफ भर एक सक्सेसफुल करियर दिखाता है। अजय जी, आप सुन रहे हैं ना, आपकी कुंडली में वैसा है। आपकी कुंडली ऐसे नॉर्मली कभी भी आपने पूछा तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आज आपका पूरा कुंडली मुझे याद आ रहा है। ये चीज है। छोड़िए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 7। ये कल हम लोग एक मैंने एक कृष्णमूर्ति सिस्टम का एक स्पेसिफिक चीज दिखाया था। कृष्णमूर्ति जी वेस्टर्न सिस्टम से भी बहुत सारी चीजों को एडप्ट किए थे, वो दिखाने के लिए कि अ, मतलब जैसे कल साबलॉर्ड, स्टारलर और कोल रूलिंग प्लैनेट्स का अवस्थान के बेस पे कल की क्लास में हम लोग समझ रहे थे कि उसके पैसे की स्थिति कैसा होगा। आज वही वेस्टर्न सूत्र को इन डिटेल्स बता रहा है।
जो सेकेंड कास्ट के क्लोज, उसके नजदीक का जो प्लैनेट्स होंगे और एक अच्छे दृष्टि के साथ बेनिफिशियल एस्पेक्ट के साथ होंगे, कौन सा बेनिफिक ग्रहों के, वो साध्वी को ना बहुत रीच बनाता है ये दृष्टियां। और उनका लाइफ का जो स्टेटस होता है वो मतलब इतना ऊंचा होता है, लाइक एज गौतम अदानी। सूत्र नंबर 8, याद रखिएगा ये चीज। आज हम ये ये मेरे रिसर्च में पाए और कृष्णमूर्ति जी की माने थ्योरी में भी ये है। अगर कोई माने बेटर प्लैनेट्स अगर 8 हाउस में हो जाए, बेटर प्लैनेट मतलब जैसे जुपिटर है, जैसे वेनस है, ये 8 हाउस ना लीगेसी दिखाता है, इनहेरिटेंस एंड सडन जो भी है होता है वो दिखाता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अगर 8 हाउस में हो, ये मैं कृष्णमूर्ति पद्धति की ही बात कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न सिस्टम का होने के बावजूद भी बेसिकली ये कृष्णमूर्ति सिस्टम की बात है कि अगर 8वां हाउस में जुपिटर हो तो वो इंसान, हमें मान सकता हूँ कि मतलब अगर दशा भुक्ति अंतरा अलग अलग हो जाए तो वो उसका डाउनफॉल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं भी हूँ। लेकिन उसके वो सडनली ऐसा कुछ कर जाएगा कि वो आने वाले दिन में मतलब उसके लाइफ टाइम पीरियड में वो एक अपना क्या बोलते हैं ना निशानी छोड़ जाना छोड़ता है। कौन सा? इन द मैटर ऑफ फाइनेंस। क्योंकि उसके पास फाइनेंस नहीं आएगा तो कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, तो उसको उस तरह का फाइनेंस मिल जाता है। 8वां हाउस को हम लोग बोलते हैं ना अंडरवर्ल्ड। मतलब अंडरवर्ल्ड मतलब ऐसा मत समझना कि ये क्रिमिनल वाला वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड है ना, धरती के अंदर जो छिपे हुए चीजें हैं उस विश्व की बात कर रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड मतलब क्रिमिनल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल अंडरवर्ल्ड बोल देते हैं। पता नहीं लोगों को क्या क्या समझ गया। और माने पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर, भूगर्भ जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह से गैस ये सारी चीजें निकलते हैं, वहां पे ना इनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन जाती है। 8वां हाउस का जुपिटर जमेना इस तरह का कोई अगर बेनिफिक ग्रह हो और उसमें अगर बेनिफिक कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की अवस्थान हो प्लस कोई बेनिफिक ग्रह की दृष्टि उसमें पड़े। अब मैं कुछ नेचुरल बातें बता रहा हूँ जो हर एक सिस्टम में काम आएगा। वैदिक में भी काम आएगा, वेस्टर्न सिस्टम अगर आप कभी प्रैक्टिस करोगे उसमें भी काम आएगा। और ये एक्चुअली रिसर्च का विषय है। थोड़ा सा इस चीजों पे बहुत ध्यान से इसको सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मार्करी बुध ग्रह वो लिक्विड कैश का इंक्रीजमेंट दिखाता है।
बुध ग्रह बढ़ोतरी, लिक्विड गैस, उसकी बढ़ोतरी दिखाता है। बुध ग्रह ये, ऐसे तो नॉर्मली कृष्णमूर्ति पद्धति से हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, बट बुध ग्रह शेयर सर्टिफिकेट भी दिखाता है, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है। जुपिटर हर तरह का वेराइटीज ऑफ प्रॉपर्टी दिखाता है। जुपिटर गोल्ड का कारक है। वेनस खुद ज्वेलरी का कारक है, खुद जेम्स, रत्न, जो रत्न का, माने जो कीमती रत्न होते हैं। वेनस खुद भी व्हीकल्स का कारक बना हुआ होता है, फर्नीचर, गार्डन। सेटर्न लैंडेड प्रॉपर्टी दिखाता है। ये अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। लेकिन लैंडेड प्रॉपर्टी माने माइन और एंटिक का जो चीजें होती हैं, वो हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भारतीय एस्ट्रोलॉजी प्लस कृष्णमूर्ति की एस्ट्रोलॉजी इसको मानता है, केपी सिस्टम भी इसको मानता है। मार्स क्या देता है? लैंड देता है, बिल्डिंग्स देते हैं, स्थान देता है, ऑथोरिटी, पावर। स्थान भी गोल्ड देता है, खाली जुपिटर नहीं देता, तो याद रखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्करी लिक्विड गैस की इंक्रीजमेंट दिखाता है, मतलब बढ़ोतरी। लेकिन आपके पास लिक्विड गैस क्या होगा या नहीं होगा, वो मून दिखाएगा। आपके हाथ में कितना लिक्विड गैस है, वो मून की अवस्थान, उसकी सिग्निफिकेटर देख के ये कृष्णमूर्ति जी भी बताते हैं। क्या आप उसको देख के समझ सकते हैं कि उसके मून की अवस्थान को देख के, मून की सिग्निफिकेंस को देख के आप ये समझ सकते हैं कि उसके वाकई में कितना उसके पास पैसा है या नहीं। बहुत 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 उम्दा चीज मैंने बता दिया। आपके पास अगर कोई जलीय लैंड है, जलीय लैंड का मतलब जलीय प्रदेश में कोई भूमि है आपके पास, वो भी मून की अवस्थान देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि भूमि बेचकर भी आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि वो भी अचल संपत्ति में से एक आता है। अचल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो है बहुत मतलब एक्चुअल चीजों को बताया गया।